हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग फिर से आ चुके हैं अपने एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। आज का हमारा कॉन्सेप्ट है वेटस्टोन ब्रिज। इस वीडियो को पूरा देखिएगा जिससे आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आएगा। सबसे पहले हम लोग कुछ बात कर लेते हैं अपने टेबल ऑफ कंटेंट के बारे में, जिसमें हम लोग देखेंगे इंट्रोडक्शन, प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज, उसका प्रूफ, किरचॉफ्स लॉ के थ्रू और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। सबसे पहले इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। तो व्हीटस्टोन ब्रिज हमारा कैसा सर्किट होता है? एक इलेक्ट्रिकल सर्किट होता है जिसको हम लोग किसी भी अननोन इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए यूज़ करते हैं। इसको सबसे पहले सैमुअल हंटर क्रिस्टी ने 1833 में बनाया था और इसको बाद में पॉपुलराइज्ड किया था सर चार्ल्स व्हीटस्टोन। व्हीटस्टोन ब्रिज कंसिस्ट होता है 4 रजिस्टर से, जो एक डायमंड शेप अरेंजमेंट बनाते हैं विद अ नोन वोल्टेज अप्लाइड अक्रॉस वन पेयर ऑफ अपोजिट कॉर्नर। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, एक 4 रजिस्टर जुड़े हुए हैं, एक ये, एक ये, एक ये और एक ये। ये स्ट्रक्चर एक डायमंड स्ट्रक्चर बना रहे हैं। ये कैसा स्ट्रक्चर है हमारा? एक डायमंड का स्ट्रक्चर बना रहे हैं। और इसमें ये जो वोल्टेज अप्लाई किया गया है यहाँ पर, ये पोटेंशियल यहाँ पे अप्लाई किया गया है, वो कैसा है? नोन पोटेंशियल है। मतलब उसकी एक वैल्यू क्या है हमारे पास यहाँ पर? डेफिनिट है। मान लेते हैं हम लोग, मान लीजिए 220 वोल्ट का पोटेंशियल यहाँ पे अप्लाई किया गया। तो एक लेग ऐसी होगी, लेग मतलब एक लेग आप देख सकते हैं इधर है, एक लेग ऊपर जा रही है। तो ये पोटेंशियल दोनों लेग्स में जा रहा होगा और यहाँ सेंटर पे एक गैल्वेनोमीटर इन दोनों कॉर्नर्स को जोड़ता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। ये गैल्वेनोमीटर करंट की सेंसिटिविटी बताने के लिए यूज़ किया जाता है। और जब हमारा ब्रिज कैसा होता है? बैलेंस्ड कंडीशन होता है। तो रेशियो ऑफ टू नोन रेजिस्टेंस इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ टू अननोन रेजिस्टेंस बनता है। कैसे बनता है हम लोग अभी आगे जानेंगे। अब बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज की। तो व्हीटस्टोन ब्रिज वर्क करता है प्रिंसिपल ऑफ नल डिफ्लेक्शन। मतलब जब करंट इसमें इस लेग में और इस लेग में पास हो रहा होगा तो गैल्वेनोमीटर हमारा जीरो डिफ्लेक्शन शो करेगा। जीरो डिफ्लेक्शन शो करेगा, यही इसका प्रिंसिपल है। मतलब इस लेग में कोई भी करंट नहीं जा रहा होगा। ऐसा व्हीटस्टोन ब्रिज कॉन्सेप्ट में बताया गया। क्या बोलते हैं कि द रेशियो ऑफ देयर रेजिस्टेंस इज इक्वल एंड नो करंट फ्लोज थ्रू द सर्किट। ये जो गैल्वेनोमीटर का जो सर्किट कनेक्टेड अगर रेशियो बराबर होगा तो गैल्वेनोमीटर वाली लेग से कोई भी करंट नहीं जाएगा और ये व्हीटस्टोन ब्रिज हमारा बैलेंस कंडीशन में हो जाएगा। अगर अनबैलेंस्ड कंडीशन होती है तो गैल्वेनोमीटर यहाँ पे करंट को शो करेगा, तब जीरो डिफ्लेक्शन शो नहीं होगा। ये व्हीटस्टोन ब्रिज का कॉन्सेप्ट है। अब बात करते हैं इसका प्रूफ बाय यूजिंग किरचॉफ्स लॉ। तो हम लोग देख सकते हैं किरचॉफ्स रूल। किरचॉफ्स रूल 2 पार्ट में डिवाइडेड होता है। एक होता है केसीएल और एक होता है हमारे पास केवीएल, किरचॉफ्स करंट लॉ एंड किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। अगर आपको किरचॉफ्स रूल नहीं आता है तो मैं ऊपर आई बटन की लिंक दे दूँगा, उससे जाके पहले आप किरचॉफ्स रूल की पूरी वीडियो देखिए। उसके बाद आप व्हीटस्टोन ब्रिज में किरचॉफ्स रूल को इम्प्लीमेंट करना सीखिए। अब देखिए, यहाँ से कर ये एक हमारे पास पोटेंशियल डिवाइस है, सोर्स है। ये क्या कर रहा है? एक करंट बना रहा है आई। ओके, सबसे पहले हम लोग अप्लाई करना सीखेंगे केसीएल। अप्लाइंग केसीएल इन गिवन सर्किट। तो सबसे पहले हम लोग इधर देखते हैं, ये जो पोटेंशियल सोर्स है, ये हमको एक करंट दे रहा है आई। ये करंट आगे जाके ये जंक्शन का फॉर्मेशन कर रहा है और 2 पार्ट में डिवाइड हो रहा है, एक आई2 और एक आई1। तो यहाँ पे जब भी हम लोग केसीएल देख रहे हैं, केसीएल में हमारा जो करंट हो रहा है, वो डिवाइड हो रहा है 2 पार्ट में, एक आई1 और एक आई2। तो ये हमारा केसीएल यहाँ पे लग चुका है। ये आगे जाके यहाँ पे भी आई2 रहेगा, यहाँ पे भी आई1 हो जाएगा, लेग क्योंकि सेम है, तो करंट भी हमारा सेम रहेगा यहाँ पर। अब इसके बाद हम लोग सीखेंगे अप्लाइंग केवीएल यानी किरचॉफ्स वोल्टेज रूल। तो वोल्टेज रूल के लिए हमको सबसे पहले बनाना क्या आना चाहिए? लूप। लूप बनाने के लिए हम लोग यहाँ पे नेमिंग देख रहे हैं। सबसे पहले लूप 1। लूप 1 हम लोग क्या कर रहे हैं? सर्किट को 2 पार्ट में डिवाइड कर लीजिए। एक पार्ट है हमारा ये, एक पार्ट है ये। तो ये करंट गई, इस रजिस्टर के थ्रू करंट जा रही, फिर ये मान लेते हैं कि गैल्वेनोमीटर वाले वायर से आई और वापस अपनी उस पॉइंट पे चली गई। तो एक जो लूप बन रहा है वो ये बन रहा है, पहला लूप। फिर ये जो करंट आगे जा रही है, मान लेते हैं ये लूप हमारा दूसरा बन रहा है। तो सबसे पहले लूप 1 की बात करें तो लूप 1 का आप लोग नाम क्या रखेंगे? लूप 1 का नाम रखेंगे ए, बी, डी, ए। ए, बी, डी, ए। अब इस लूप के अंदर ये जो हमने लूप बनाया है, ये लूप बताएगा पाथ की डायरेक्शन। पाथ डायरेक्शन अगर आप नहीं जानते हैं तो किरचॉफ्स रूल की वीडियो को पूरा देख लीजिए, उसमें मैंने सब कुछ डिटेल में बताया हुआ है। पाथ की डायरेक्शन, तो पाथ की डायरेक्शन सेम है, आप देख पा रहे हैं पाथ की डायरेक्शन सेम है, करंट की भी डायरेक्शन सेम है। तो जब भी सेम डायरेक्शन होगा तो हम लोग क्या लिखेंगे? माइनस में आर या आई2 इक्वल्स टू। अब आप नीचे आइए, गैल्वेनोमीटर के थ्रू हम लोग कुछ अब नीचे आते हैं। गैल्वेनोमीटर से कोई रेजिस्टेंस यहाँ पे नहीं दिख रहा है हमको, तो हम लोग इसको छोड़ देंगे। फिर हम लोग नीचे जाएँगे, हमारा करंट वापस जा रहा है, ऐसा हम लोगों ने पाथ में लेट किया, लूप में लेट किया। तो ये करंट की डायरेक्शन है और पाथ की डायरेक्शन देखिए, दोनों डायरेक्शन क्या है हमारी? अपोज़िट। तो हम लोग इसको क्या कर देंगे? प्लस, प्लस आई2 आर2 इक्वल्स टू हम लोग वापस आ गए अपने पॉइंट पर, तो क्या कर देंगे हम लोग? 0। अब इसको जब आप सॉरी आई1 होगा यहाँ पर। अब इसको हम लोग क्या करेंगे?
माइनस वाले पार्ट को एक तरफ ले लीजिए और प्लस वाले पार्ट को एक तरफ ले लीजिए। ये I1 R1 है और ये I2 R2 हो गया। ये हमारी पहली इक्वेशन बन गई। अब हम लोग लूप 2 देखेंगे। लूप 2 लूप 2 हमारा कौन सा है? लूप 2 बन रहा है हमारा BCDA BCDA और BCDA चल रहा है लूप हमारा। तो यहाँ पे देखिए करंट हमारा क्या बन रहा है? I4 करंट है, यही पाथ की डायरेक्शन है। ये अननोन डायरेक्शन को हम लोग क्या रेट कर लेते हैं? RN। तो क्या हो जाएगा? I4 RN। देखिए दोनों की डायरेक्शन सेम तो माइनस। फिर नीचे आइए, ये करंट इधर जा रहा है और ये पाथ की डायरेक्शन हमारी अपोजिट है। तो करंट और पाथ की डायरेक्शन अपोजिट हो गई, यानी प्लस I3 R3 इक्वल्स टू 0। फिर अब क्या हो जाएगा? फिर से वही चीज़, I3 R3 इक्वल्स टू I4 एंड RN। ये 2 इक्वेशंस हमारे पास रेडी हो गए। अब हम लोग देख सकते हैं कि जो हमारे पास करंट जा रहे हैं, दोनों लेग्स में जो करंट जा रहे हैं, एक हमारा I1 है, एक हमारा I2 है। और जो गैल्वेनोमीटर है, अगर बैलेंस कंडीशन में है तो यहाँ पे कोई भी डिफ्लेक्शन शो नहीं होगा। अंडर बैलेंस कंडीशन गैल्वेनोमीटर शोज़ 0 डिफ्लेक्शन। जब गैल्वेनोमीटर हमारा 0 डिफ्लेक्शन शो कर रहा है, तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि जो हमारा I1 करंट है, वो I3 के बराबर है और जो I2 करंट है, वो I4 के बराबर है। इस कंडीशन में जो हमारी जो ऊपर हमने इक्वेशंस बनाई थी, वो चेंज हो जाएँगी। जैसे I1 R1 I2 R2 थी, ये पहली इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन बनेगी हमारी I1 I3। यहाँ देख सकते हैं आप लोग I3 है। I3 किसके बराबर है? I1 के। तो ये हो जाएगा I1 के बराबर हो जाएगा और जो I4 है, वो I2 के बराबर हो जाएगा। ये हमारी दूसरी इक्वेशन। अब डिवाइडिंग इक्वेशन सेकंड बाई फर्स्ट। तो इक्वेशन सेकंड क्या है हमारी? I2 RN इक्वल्स टू I1 R3 और I1 इक्वेशन फर्स्ट क्या है? I1 R1 इक्वल्स टू, सॉरी यहाँ I2 ऊपर लिया था तो हम लोग नीचे भी I2 ले लेते हैं। I2 R2 इक्वल्स टू I1 R1। तो जैसा हम लोग देख सकते हैं I1 I2 ये आपस में ऊपर नीचे इक्वल है। तो हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी क्या बनेगी? R1 RN अपॉन R2 इक्वल्स टू R3 अपॉन R1। तो जैसा कि हम लोग देख सकते हैं जो RN है, RN जो अननोन रजिस्टर है, उसी के साथ लेग में जो जुड़ा रजिस्टर है R2, उसका रेशियो और जो R3 है, R3 के साथ उसी लेग में जुड़ा R1, इन दोनों का रेशियो इक्वल होगा। तो ये हमारी व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन अंडर बैलेंस कंडीशन को फॉलो करेगा और ये अंडर बैलेंस कंडीशन की इक्वेशन बन जाती है, रेशियो बन जाता है। इसके बाद इसको एक बार आप लोग प्रैक्टिस ज़रूर करिएगा, बोर्ड में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फिर इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज के अकॉर्डिंग कुछ अलग सर्किट डायग्राम्स भी बनते हैं। जैसा ये वाला तो हम लोग फ़ैमिलियर, इसको हम लोगों ने देखा था कि I1 करंट एक लेग नीचे जा रही है, एक लेग ऊपर जा रही है, एक लेग में I1 करंट जा रहा है, एक लेग में I2 करंट जा रहा है। ये तो हमने देखा ही था। अब इस तरीके के भी कुछ सर्किट बन जाते हैं, जिसमें आप लोग को थोड़ा-सा ध्यान देना पड़ेगा और दिमाग में रखना भी पड़ेगा। क्या? कि व्हीटस्टोन ब्रिज की ये वाली कंडीशन को अगर आप लोग याद रखते हैं, तो बाकी सारी कंडीशंस को फुलफिल कर सकते हैं। बाकी सारे डायग्राम्स को भी आप सॉल्व कर लेंगे आसानी से। कैसे? देखते हैं। चलिए, जैसे मान लीजिए ये एक सर्किट है और इस सर्किट में हमको पता करना है कि 0 डिफ्लेक्शन किस रेजिस्टेंस में जा रहा है। मतलब कौन-सा रेजिस्टेंस 0 मतलब उसमें करंट नहीं जा रही। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए हमें व्हीटस्टोन ब्रिज का ओरिजिनल जो डायग्राम है उसको याद रखना पड़ेगा। उसी के थ्रू हम लोग वर्क करेंगे। अब जैसे देखिए, ये जंक्शन बन रहा था ओरिजिनल में, ये जंक्शन बन रहा था, इससे 2 लेग टूट रही थी, एक ऊपर और एक नीचे। एक I1 लग जा रही थी, एक I2 लग जा रही थी। तो यहाँ पे भी हम लोग देख सकते हैं एक जंक्शन बन रहा है। इसको मान लेते हैं ये हमारा जो है वो है I1 लेग और जो ये लग जा रही है वो हमारी I2 लेग। फिर अब देखिए, इसके बाद ये यहाँ पे आ रहा है I2 और ये यहाँ पे ये यहाँ पे आ रहा है I1 और ये हमारा आ रहा है I2। अब ये जो लेग है ये भी यहाँ पे जुड़ी हुई है और ये यहाँ पे भी जंक्शन बन रहा है। 2 जंक्शन आपको ये दिख गए। हमारा करंट हम लोग मान के चलते हैं यहाँ से चल रहा है I2 है तो I4 करंट बन रहा है और ये करंट हम लोग मान लेते हैं यहाँ पे I1 था तो I3 करंट बन रहा है। फिर ये वापस आके जुड़ के हमारा नेक्स्ट करंट बन रहा है I, मतलब जो करंट हमारा यहाँ से A से ओरिजिन हुआ था वही C से एग्ज़िट कर रहा है। तो इससे आप लोग रिलेट कर सकते हैं जो गैल्वेनोमीटर वाला कॉन्सेप्ट जो डिवाइस लगे और यहाँ पे जो ये सेंट्रल डिवाइस लगा रजिस्टर, इन दोनों में कितना करंट जाएगा? 0 करंट। कितना करंट जाएगा? 0। तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने पर जो सेम लेग है, जैसे ये 2 पार्ट में हमारा टूटा, जो सेम लेग्स में रजिस्टर जुड़े हैं, वो क्या हो जाएँगे? अंडर सीरीज़। कैसे हो जाएँगे? अंडर सीरीज़ में। और बीच वाला जो रजिस्टर है, ये वाला, ये क्या हो जाएगा? गायब। इससे कोई भी करंट पास नहीं होगा और ये हमारा सर्किट बन जाएगा। ये हमारा हो जाएगा
ये करंट जा रहा था हमारा I1, ये करंट जा रहा था हमारा I2, तो ये हो जाएगा हमारा I1 R3 और ये हो जाएगा R2 RN। ये पार्ट ए, ये पार्ट बी। सेम चीज़ इसका थर्ड, ये तो ईज़िली आपको सामने से पता चल रहा है कि इसमें से करंट पास नहीं होगी और ये हमारा क्या बन जाएगा R1 R3, ये बन जाएगा R2 RN। यहाँ से करंट मान लेते हैं I1 और यहाँ से करंट मान लेते हैं I2, तो यहाँ से 0 करंट पास होगा। चलिए इस कॉन्सेप्ट से जुड़े हुए हम लोग कुछ न्यूमेरिकल देखते हैं। जैसे कि सबसे पहले हमारे पास है टर्मिनेट रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट बिटवीन ए एंड बी, मतलब यहाँ पे हमको ए और बी के बीच में नेट रेजिस्टेंस बताना है। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं ये पूरा सर्किट हमको एज इट इज व्हीटस्टोन ब्रिज की तरह ही लग रहा है। तो इस कंडीशन में हम लोग व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन को रिमेंबर करते हैं, P अपॉन क्यू इक्वल्स टू R अपॉन एस। तो इसको P मान लीजिए, इसको Q मान लीजिए, इसको R मान लीजिए और इसको S मान लीजिए। तो यहाँ पे अगर हम लोग रेजिस्टेंस की वैल्यू पुट करें तो 3/4 इक्वल्स टू 6/8, ये भी हमारे पास रेशियो इक्वल आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि हम लोग जो सेंट्रल रजिस्टर है उसको छोड़ देंगे और जो हमारा इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ होगा वो कुछ इस तरीके से ड्रॉ होगा, जिसमें ऊपर के दोनों रेजिस्टेंस सीरीज में और नीचे के दोनों रेजिस्टेंस सीरीज में हो जाएंगे। ये पॉइंट ए और ये पॉइंट बी। अब ऊपर जो दोनों रेजिस्टर सीरीज में, तो उनकी वैल्यू क्या हो जाएगी सीरीज में, मतलब R इक्वल टू क्या होता है R1 प्लस R2, तो ये कितना हो जाएगा 7 ओम्स। और नीचे वाले रेजिस्टर की वैल्यू क्या हो जाएगी 14 ओम्स, ये ए और ये बी। नाउ अब ये दोनों रेजिस्टर पैरेलल में, तो 1 अपॉन R इक्वल टू 1 अपॉन 7 प्लस 1 अपॉन 14, एलसीएम 14, ये 2 और ये 1। अब 1 अपॉन R इक्वल टू क्या हो गया 3/14, यानी R इक्वल टू कितना आ जाएगा 14/3 ओम्स। ये हमारा नेट रेजिस्टेंस आ जाएगा बिटवीन ए एंड बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये एक हमारे पास पूरा कंप्लीट सर्किट हमको दिया गया है व्हीटस्टोन ब्रिज का। तो यहाँ पे भी हम लोग देख पा रहे हैं कि ये P, ये Q, ये R और ये S, यहाँ पे व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन लगाएं तो P अपॉन Q इक्वल टू R अपॉन S, यानी कि 30/10 इक्वल टू 90/30। तो हमारे पास रेशियो क्या बन रहा है 3/1:3/1 का रेशियो बन रहा है, यानी ये भी हमारे पास क्या है इक्वल। और इसके अकॉर्डिंग हम लोग सेंट्रल रेशियो को छोड़ देंगे, तो हमारे पास इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ होगा कुछ इस तरीके से, ऊपर के दोनों रेजिस्टर सीरीज में और नीचे के दोनों रेजिस्टर सीरीज में, और पूरा सर्किट ये बन जाएगा। तो ऊपर ये 30 ओम्स, ये 10 ओम्स, ये 90 ओम्स एंड ये 30 ओम्स। एक रेजिस्टर और आपको दिख रहा होगा 10 ओम्स का, और पोटेंशियल कितना है 40 वोल्ट। नाउ एज इट इज डायग्राम में सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो ऊपर सीरीज में रेजिस्टर हमको गिवन है, तो टोटल रेजिस्टर कितना हो जाएगा 40 ओम्स, और उसी के साथ पैरेलल रेजिस्टर कितना हो जाएगा 90 प्लस 30 यानी कि 120 ओम्स। और ये हमारे पास पोटेंशियल और एक एक्सटर्नल रेजिस्टर और 10 ओम्स का और 40 वोल्ट का सोर्स। नाउ अब हम लोग देख सकते हैं कि ये 40 ओम्स और 120 ओम्स ये दोनों रेजिस्टर कैसे हैं पैरेलल में। तो हम लोग इसको सबसे पहले पैरेलल में सॉल्व कर लेते हैं। 1 अपॉन R इक्वल टू 1 अपॉन 40 प्लस 1 अपॉन 120, तो 120 एलसीएम ये 3 टाइम्स ये 1 टाइम्स, यानी 1 अपॉन R इक्वल टू 4/120, यानी R इक्वल टू 30 ओम्स वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। नाउ अब हमारे पास इक्विवेलेंट सर्किट क्या बना, कुछ इस तरीके से इक्विवेलेंट सर्किट बन जाएगा। ये हो जाएगा हमारा 30 ओम्स का नेट रेजिस्टेंस और ये 10 ओम्स का जो पहले गिवन था और 40 वोल्ट का वोल्टेज। ये दोनों रेजिस्टर भी सीरीज में, तो ये कितने हो जाएंगे 40 ओम्स का और 40 वोल्ट का पोटेंशियल। यानी अगर हम लोग यूजिंग ओम्स लॉ, तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग हमने क्या पढ़ रखा है V इक्वल्स टू क्या होता है IR, यानी V कितना हो रहा है 40 वोल्ट डिवाइड बाई R कितना है 40 ओम्स, यानी करंट कितना बन रहा है 1 एम्पियर। चलिए क्वेश्चन हम लोग वर्डिंग के फॉर्म में देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे गिवन है रेजिस्टेंस ऑफ रेशियो आर्म्स ऑफ a व्हीटस्टोन ब्रिज are 300 ohms and 30 ohms and the fourth arm is connected to an unknown resistance. Find the value of unknown resistance if the third arm has a resistance of 250 ohms in a balanced condition. तो यहाँ पे हम क्लियर कर लेते हैं कि जो हमारे पास ये रजिस्टर है उसका नाम P है, ये Q है, ये R है और S हमको फाइंड आउट करना है। यानी P की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे क्या है 300 ohms, Q की वैल्यू है 30 ohms, R की वैल्यू है 250 ohms एंड S की वैल्यू है X। और हम लोग बैलेंस कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज को जानते हैं, क्या होती है P by Q equals to R by S। तो P 300 अपॉन 30 equals to 250 by S, यानी कि क्या हो जाएगा S equals to 250 into 30 डिवाइड by 300, यानी S equals to हमारे पास आ रहा है 25 ohms। थैंक यू। अगर आपको ये सीरीज अच्छी लगी हो और ऐसे और भी कॉन्सेप्ट्स आपको जानने हो तो इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आपके पास व्हीटस्टोन ब्रिज से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है या कोई क्वेरी है तो आप मेरी इस जीमेल आईडी पर उस क्वेश्चन को सेंड कर सकते हैं और मैं पार्ट 2 और व्हीटस्टोन ब्रिज पार्ट 2